हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम प्रकाश के बारे में जान चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन समतल तल से कैसे होता है इसके बारे में हम जान चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोलीय दर्पण यानी प्रकाश का गोलीय दर्पण से परावर्तन कैसे होता है और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं। देखिए, स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ठीक है, कांच के खोखले गोले के कटा हुआ वह भाग जिससे क्या हो, जिसके एक तल पे कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट किया हो और दूसरा तल क्या हो, परावर्तक तल हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय तल, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक गोला है, गोलीय कांच है, ठीक है, और ये इसको काट करके एक क्या बना दिया गया, इसके पिछले वाले पृष्ठ पे लाल ऑक्साइड का पेंट कर दिया गया और दूसरा पृष्ठ जो हो क्या हो, इसका परावर्तक पृष्ठ होता है। ये वाला पृष्ठ क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ। जैसे दर्पण पे क्या होता है कि एक पृष्ठ पे चांदी का कलई चढ़ाकर उसके लाल ऑक्साइड का क्या कर दिया जाता है? पेंट चढ़ा दिया जाता है, जिससे उसका दूसरा वाला पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। तो उसी तरह से गोलीय दर्पण बनाया जाता है। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाता है? कलई चढ़ा दिया जाता है और दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ हो जाता है। इस तरह से मान लीजिए एक और दर्पण बना देते हैं, ठीक है, और इसका भी एक पृष्ठ क्या कर दिया जाएगा, इसको काट कर निकाल दिया गया। देखिए, इससे पता चल रहा है ना कि ये कांच का क्या है? खोखला गोला है और इसमें परावर्तन, इसमें जो है इसके अंदर वाले भाग पे क्या कर दिया गया? कलई कर दिया गया। ठीक, इसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। ये इसको अगर मिटाएंगे, इसको अगर मिटा दें तो ये क्या है? एक प्रकार का दर्पण है। इसके पृष्ठ से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। इस प्रकार के दर्पण को क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं। फिर से आप परिभाषा जान लीजिए। कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर चांदी की तथा लाल ऑक्साइड के पेंट का कलई किया होता है तथा दूसरा पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। अब हम चलेंगे कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह दर्पण, ठीक है, जिसमें परावर्तन, ध्यान से परिभाषा को सुनिएगा, कांच के खोखले गोले का वह दर्पण जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है। यानी यह कांच का खोखला गोला, इसको अगर बनाया जाए तो ये क्या बनेगा? एक गोला बनेगा। बनेगा कि नहीं? गोले का भाग दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसमें परावर्तन दबे हुए तल से होता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। यानी इसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है, अब आते हैं उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे? देखिएगा, तो कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग, ठीक है, जिसमें परावर्तन उसके उभरे हुए तल से होता है। इसके ये वाला तल उभरा हुआ है ना, इस तल से क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन होगा। इस तल को क्या बोलेंगे? इस दर्पण को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। और दबे हुए तल से परावर्तन होगा उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। आप ध्यान दीजिएगा, उभरे यानी उभरे हुए तल से जब परावर्तन होगा तो उससे उत्तल दर्पण, ये कौन सा दर्पण हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ठीक है, और जब दबे हुए तल से परावर्तन होगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। ठीक है, अब अवतल दर्पण से कुछ संबंधित परिभाषाएं मिलती हैं जिसको हमको अवतल दर्पण के बारे में जानना होता है। ठीक है, अब उसको जानेंगे, उसके संबंधित परिभाषाएं। तो सबसे पहले जानेंगे हम ध्रुव, दर्पण का ध्रुव जिसको पोल बोलते हैं। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं? तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, दर्पण के, ध्यान से परिभाषा को अगर नोट करना होगा तो आप नोट भी करते जाइएगा। ठीक है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, ठीक है, यही मध्य बिंदु है ना, इसको क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे।
ये जो भी परिभाषा बताएंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के लिए लागू होगा। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसको P से प्रदर्शित करते हैं। इसका ध्रुव कौन सा होगा? ये वाला तल होगा। ठीक है, ये वाला बिंदु, इसका मध्य बिंदु यही है ना, इसको क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव कहेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा के और ऊपर थोड़ा सा बना देते हैं। ठीक है, ये कौन सा दर्पण है? इसके दबे हुए तल से परावर्तन होगा तो ये कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। ठीक है, और इसके उभरे हुए तल से परावर्तन होगा, इसको क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव समझ में आया। अब हम बढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो ये गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है, ध्यान से सुनिएगा, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को क्या बोलते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको C से प्रदर्शित करते हैं। तो ये कांच, ये गोलीय दर्पण है, इसके खोखले गोले का भाग का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ पर मान लीजिए होगा। ये क्या होगा? वक्रता केंद्र कहेंगे। ठीक है, अब चलेंगे वक्रता त्रिज्या। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहेंगे। समझ में आ गया? इसको R से प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? वक्रता त्रिज्या। ठीक है, परिभाषा आप सुन सुन के नोट करते जाइएगा, क्योंकि अगर लिखते जाएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए कम समय में ज़्यादा कुछ समझाना है। अब अगले पॉइंट पे चलेंगे। वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई। मुख्य अक्ष, उसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो दर्पण के ध्रुव, ठीक है, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये वाली रेखा जो जा रही है ना, दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, तो गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। गोलीय दर्पण यही है और इसका व्यास ये होगा, वह नहीं होगा, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसका व्यास क्या होगा? ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब चलेंगे मुख्य फोकस। इसको मिटा के थोड़ा सा फिर अब साफ बना दें। मुख्य फोकस, अब चलेंगे मुख्य फोकस। आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, मुख्य फोकस पे चलेंगे, फिर से बनाना पड़ेगा। तो मुख्य फोकस यानी कि मुख्य फोकस किसे कहेंगे? तो ये वक्रता केंद्र हो गया। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, ठीक है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात या दर्पण के मुख्य अक्ष से समांतर जाने वाली किरणें, ठीक है, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जिस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस और उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस होता है दर्पण के सामने होता है। उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस जो होता है दर्पण के पीछे होता है। उत्तल दर्पण में देखिए मुख्य फोकस, वक्रता केंद्र सभी क्या होंगे? वक्रता त्रिज्या सभी दर्पण के पीछे। और अवतल दर्पण में जितनी भी वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, वक्रता त्रिज्या जो भी मिलेगा सब क्या मिलेगा? दर्पण के सामने। तो मुख्य अक्ष समांतर जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, अवतल दर्पण, ठीक है, जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण,
या जिस बिंदु से होकर या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, लेकिन इसको कहीं पीछे मिलाया जाए तो किसी न किसी एक बिंदु पे क्या होंगी, मिलेंगे। इस लगेगा किसी एक बिंदु से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण, उसको क्या बोलेंगे, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक, फिर से समझिए मुख्य फोकस किसे कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब चलेंगे फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ये इसको स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के ध्रुव ये हो गया और इसके फोकस दूरी ये फोकस एफ, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हम बात करेंगे फोकस तल। फोकस तल किसे कहते हैं, तो दर्पण के फोकस से होकर जाने वाली लंबवत रेखा, दर्पण के फोकस से मुख्य अक्ष पर जाने वाली लंबवत रेखा को क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फोकस तल बोलेंगे। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे गोलीय दर्पण से किस प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं, वस्तु को कहाँ किस जगह रखा जाए, उसका प्रतिबिंब किस तरह से बनता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। एक बात नोट की बात यह है, आप ध्यान दीजिएगा, जो गोली अवतल दर्पण था और उत्तल दर्पण था, इन दोनों में जब प्रकाश का परावर्तन हो रहा था, जैसे प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण पे होता है, ठीक उसी प्रकार से भी परावर्तन किस में होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में होता है। जो नियम लागू होता है समतल दर्पण में परावर्तन का, वही नियम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में परावर्तन के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।